स्पॉटिफाई पे। तो स्पॉटिफाई सुनते जा, स्वाइप अप टू डाउनलोड। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर लेटर आया है? पता है कौन सी कंपनीज मेरे लिए काम करती है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये एक सेकंड गुड मॉर्निंग गौरव, अंकिता, लावण्या त्रिपाठी, श्रद्धा साहू। चलो गुड मॉर्निंग सभी को। आपकी बैच लेना है, कैसे लें भाई? परमार एकेडमी एप्लीकेशन है एक, वहीं से। हाँ गुड मॉर्निंग। चले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो तुम लोगों ने हिमालय तो पढ़ा होगा, है ना? हिमालय, बड़े 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 हिमालय। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं, जिनको हिंदी में हिमनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमनद। बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं यहाँ पे, छिपे हुए बैठे होते हैं। जब मेल्ट होते हैं तो यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये सब ग्लेशियर्स से इनका ओरिजिन होता है। हमारा अगला लेक्चर रिवर ही रहेगा, ठीक है? रिवर सिस्टम। एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारा अगला से अगला जो लेक्चर रहेगा वो रिवर सिस्टम पे रहेगा। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं यहाँ से रिवर्स निकलती हैं। जब रिवर्स निकलती हैं तो हमने देखा था रिवर यहाँ पे अपनी किस स्टेज में होती हैं, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। रिवर यहाँ पे कौन से? अच्छा एक क्वेश्चन यार मैंने तुम्हारे लिए निकाला था, ठीक है? अब वो क्वेश्चन जो है मैं लगाना भूल गया, तो मैं लगा लूँ क्या? जल्दी से बताओ। मैं लगाता हूँ जल्दी से क्वेश्चन। उसके लिए मुझे स्क्रीन ब्लैक करना पड़ेगा ताकि तुम कुछ और ना देख लो। अभी दिख रहा होगा सब कुछ ना। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। ऑन विच प्लेट्यू, ट्रॉपिकल प्लेट्यू पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है? तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस शेप में, पहले तो ये बताओ क्या शेप है उसकी? चलो तो यहाँ पे जल्दी से ये बताओ कि जो हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था और नेचुरल बाउंड्री थी नर्मदा रिवर। तो एक तो सदर्न पार्ट था हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, और ऊपर थे सेंट्रल आइलैंड्स यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि, जहाँ पे हमने देखा था मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू देखा था ना। तो पूछ रहा है ये दोनों मिलती कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारा एक लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास होता है। कमेंट में आपको बताना है कि ये कितने स्टेट से पास होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, देशांतर है। नहीं बुंदेलखंड नहीं, ना बुंदेलखंड नहीं होगा, बघेलखंड सही है। देखो छोटा नागपुर काफ़ी ईस्टर्न साइड में आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो नहीं पढ़ा था कि प्लेट्यू मीट करता है। हमने ये पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ये दोनों मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने बताया था वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट और बैकुंठपुर डिवीजन पड़ता है छत्तीसगढ़ का। और हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, नहीं मैंने बताया था आपको कि जो मध्य प्रदेश से टक से छू के एकदम निकल गई है कि नहीं, तो यानी कि मध्य प्रदेश को एकदम जस्ट एकदम ईस्टर्न साइड में टच करके जा रही है, यानी मध्य प्रदेश का एकदम ईस्टर्न और छत्तीसगढ़ का एकदम वेस्टर्न हुआ ये बाउंड्री। मतलब छत्तीसगढ़ और MP के बाउंड्री से ये निकलती है अगर हम देखें तो, बट छत्तीसगढ़ को कट करती है, ठीक है? तो बुंदेलखंड जो प्लेट्यू है ना, बुंदेलखंड ये MP में पड़ता है। बुंदेलखंड ये MP में पूरी तरह से, और छत्तीसगढ़ के पास नहीं है ये। बघेलखंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है? बघेलखंड जो है वो साउथ ईस्टर्न MP में पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन मालवा तो सभी ने एलिमिनेट कर दिया होगा, बिकॉज मालवा तो गुजरात और राजस्थान साइड में पड़ता है, ठीक है? और बुंदेलखंड नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बुंदेलखंड पूरी तरह से सेंट्रल सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है। सही आंसर इसका बघेलखंड होगा, ठीक है? तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमने देखा था छत्तीसगढ़ में दोनों मीट करती हैं, और जो बुंदेलखंड है उसका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में बघेलखंड आता है। देखो पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एकदम ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है बघेलखंड, जो थोड़ा सा पार्ट ऑफ टच करता है कहाँ का, इसका आपका मिर्ज़ापुर में क्या था फिर सर? अरे तो यहाँ से पास हो रही है तो मिर्ज़ापुर भी इसमें पड़ता है, इलाहाबाद का नैनी भी पड़ता है, ठीक है? इस 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है? चलो और ये कितने स्टेट से पास होती है? टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से पास होती है? 5। मौका करके हम लोगों ने किया था मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, N से आंध्र प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो जब हमारा ये रिवर्स
हिमालय से ओरिजिन होती हैं, तो ये किस स्टेज में होती हैं? ये अपने यूथफुल स्टेज में होती हैं। जवानी छा रखी है पूरी, ठीक है। तो जब यहाँ पे निकलेंगी तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है? इरोजन होता है बहुत ज़्यादा। इरोजन मतलब अपर्दन होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की तोड़फोड़ होगी। और जब चीज़ों की तोड़फोड़ होगी तो क्या होगा? ये जो रिवर्स अपने, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा ना, स्लोप बहुत ज़्यादा, ढलान बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जितना भी लोड है, सेडिमेंट वगैरह सब कुछ, ये नदी तुरंत गिरा के लाएंगी यहाँ पे। क्योंकि इनमें कौन सी एनर्जी है जरा बताइए कमेंट में, इनमें कौन सी एनर्जी भर भर के अभी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को ला के यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, बड़े छोटे, सब कोई आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। सब लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों यहीं पे क्यों इकट्ठा होंगे? क्योंकि अब ये आ चुका है प्लेन, यानी कि अब आगे ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं है, आगे उतना स्लोप नहीं है जितना कि ऊपर था। तो क्योंकि अब आगे उतना स्लोप नहीं है, इसलिए अब ये आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब उसमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं बची, क्योंकि अब ज़्यादा ग्रेडियंट या फिर स्लोप नहीं बचा। तो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और इसी जोन को हम बोल देते हैं प्यार से भाबर। एक अच्छा वो नहीं आता था जिसमें कि कौन होता था वो, अंधेला कायम रहे बोलता था, और एक होता था उसमें मास्टर गोगो होता था, अपनी छोटे बच्चों वाली नहीं लेजर लाइट होती थी वो लिए रहता था। तो उसमें कुछ ऐसे ही बोलता था ना, वो भाबर भाबर करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा क्या? यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर जब आएंगी ना ऐसे, तो पत्थरों के बीच में खो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, ढूंढना पड़ेगा कहाँ हो स्ट्रीम ऑफ रिवर, कहाँ हो तुम, ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि भाबर बेल्ट में ये एक बेल्ट है जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर, स्ट्रीम्स ऑफ जो रिवर हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो, फिर इसके बाद क्योंकि बड़े पत्थर तो यहाँ पे स्टे हो गए, तो अब आगे जो है ये रिवर हमें फिर से री एमर्ज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पत्थर तो वहाँ पे रह गए। अब पानी तो भाई फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। पत्थर तो सॉलिड है, पानी तो लिक्विड है, तो लिक्विड तो फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो एटम्स होते हैं या फिर उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर दूर रहते हैं और वो ज़्यादा फ्लो करते हैं, ठीक है। खैर केमिस्ट्री को साइड करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर री एमर्ज करेंगी, और इस बेल्ट को हम बोलेंगे तराई बेल्ट। तराई बेल्ट, अब तराई नाम आपने सुना होगा है ना, जैसे कि गर्मियों में कि भाई तराई कर दो, है ना, छत में तराई कर दो, या फिर यहाँ तराई कर दो, इस तरह से आपने वर्ड सुना होगा। तराई मतलब पानी, यानी यहाँ पे पानी पानी ही रहता है। और क्योंकि यहाँ पे पानी पानी ही रहता है तो ये काफ़ी स्वैम्पी एरिया होता है, दलदलीय क्षेत्र होता है ये। और क्योंकि ये दलदलीय क्षेत्र होता है तो यहाँ पे लश ग्रीन वेजिटेशन फ्लरिश करता है। लश ग्रीन वेजिटेशन एकदम, अगर हम बोलें तो यहाँ पे एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव लैंड होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, स्वैम्पी है। जैसे कि हमें कोस्ट में देखने को मिलेगा ना, कोस्ट में, ये मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? अच्छा, अभी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में टॉपिक होता है हमारा कि प्रोडक्टिविटी वाला। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव दलदलीय वन, अभी हमने फॉरेस्ट टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वैसे ही तो है ये थोड़े से, अगर हम देखें स्वैम्पी एरियाज, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लश ग्रीन वेजिटेशन होगा, और स्ट्रीम्स ऑफ रिवर जो डिसअपियर हो गई थी वो अब यहाँ पे री एमर्ज हो जाएंगी। और इस तराई बेल्ट में हमें बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करूँ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कमेंट बताएंगे जल्दी से, जिसका पहले नाम क्या था, ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर ये मतलब कितना दूर तक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो भाबर है ना, ये भाबर बेल्ट, अब हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय, ऐसे पढ़ा था ना, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। शिवालिक के साउथ में आ जाओ, क्योंकि अब स्ट्रीम्स ऑफ रिवर इसके नीचे तो लोड लाके यहाँ पे डालेंगी, ये वाला भाबर वाला, तो ये इट इज़ अ बेल्ट साउथ ऑफ शिवालिक। तराई उसके साउथ में रन करता है पैरेलली, और यहाँ से सीधे उत्तराखंड से वो असम, वहाँ अरुणाचल साइड तक जाता है। यहाँ तक कि जो तराई बेल्ट है ईस्टर्न साइड में, यानी ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि यहाँ पे असम वगैरह में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वाइड है, चौड़ा है। रीजन क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो इसलिए तराई बेल्ट और चौड़ा हो जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ ग्लेशियर से पिघल के जो पानी मिल रहा है रिवर को वही है। यहाँ पे क्योंकि ईस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा होती है, जब मानसून पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि कैसे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये बेल्ट वाइड है। और भाबर और तराई को अगर हम कंपेयर करें तो भाबर इज अ नैरो बेल्ट, ठीक है। जो भाबर है हमारा ये एक नैरो बेल्ट है, यानी कि इसकी उतनी विड्थ नहीं है, रफली 8 से लेकर 16 किलोमीटर है, लिखा भी हुआ यहाँ पे, भी हम उसको डिफरेंस को कर लेंगे। और तराई थोड़ा सा चौड़ा बेल्ट है, ये वाइडर है, ठीक है। ये रफली 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आई कि भाबर क्या है, तराई क्या है। और तराई एकदम स्वैम्पी है, लश ग्रीन वेजिटेशन है, और स्ट्रीम्स ऑफ रिवर यहाँ पे री एमर्ज करती है, एंड इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल। ऐसा नहीं कि ये देखो बस यहीं तक है, यहीं तक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कहीं कहीं तक फैली हुई, कहीं तक फैली हुई, तो यानी कि इनका कोई नो प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल, नो प्रॉपर्ली डीमार्केटेड चैनल। चैनल का मतलब है इनका रास्ता एक तरह से, तो ये क्या हुआ, इनका चैनल हुआ। ये चैनल जहाँ पे ये बेल्ट है पूरा, उसको चैनल बोलेंगे। तो ये कोई प्रॉपर्ली इसमें डिमार्केशन नहीं है, ठीक। फिर जब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, अब क्योंकि बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर सब खत्म हो गए यहाँ तक, जितने भी होने थे सब खत्म, तो यहाँ पे काफी फाइन सैंड डिपॉजिट होगा। और ये जो फाइन सैंड डिपॉजिट होगा इसी को हम बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। ये येलो कलर तो दिख रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। एलुवियल डिपॉजिट ना दिख रहा हो तो बताओ, मैं फिर दूसरे कलर से लिख दूंगा। तो एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, इनको हम एलुवियल फ्लड प्लेन्स भी बोल देते हैं, हिंदी में बाढ़ का क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट या फिर एलुवियल फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये एलुवियल सॉइल दो तरह से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे हो गया हमारा भाबर, यहाँ पे हो गया तराई, एंड देन यहाँ पे आता है हमारा एलुवियल फ्लड प्लेन्स। तो एलुवियल फ्लड प्लेन्स में होता यह है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट ये और एक इसके जो किनारों में होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए ग्रीन वाला पार्ट या फिर ब्लू वाला पार्ट कौन हर साल रिन्यू होता रहेगा, ये ग्रीन वाला पार्ट या फिर ये ऊपर नीचे जो ब्लू पार्ट है, कौन सा हर साल रिन्यू होता रहेगा? तो आंसर वुड बी ये वाला रिन्यू होता रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिवर के पाथ में है। तो मतलब ये है सिंपल कि ये हर साल रिन्यू होगा, और क्योंकि हर साल रिन्यू होगा तो यानी कि यहाँ पे हर साल सॉइल रिप्लेस होती रहेगी, यानी नई नई सॉइल आती रहेगी, यानी कि ये है हमारी न्यू एलुवियम, यानी कि नई जलोढ़, ठीक है, जिसको कि हम जानते हैं खादर के नाम से।
ठीक है। खादर, खाद, खाद क्या होता है? खाद होती है जो हम वो फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको हिंदी में खाद बोलते हैं। तो खाद किस लिए डालते हैं? सो दैट हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो ये जो है एग्रीकल्चरली रिच सॉइल है, यानी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी सॉइल है ये जो आप देख रहे हैं किनारों पे, दैट इज भांगर। ये भांगर है, भाबर अलग है, भाबर पूरा बेल्ट है, ये भाबर है, बेल्ट है। ये भांगर एक टाइप है एलुवियल सॉइल का, ठीक है। तो भांगर क्या है? ये ओल्ड एलुवियम है, यानी कि पुरानी जलोढ़ है। ये उतनी सूटेबल नहीं है, सूटेबल ये भी है लेकिन उतनी सूटेबल नहीं है जितने की खादर है। इसमें हमें थोड़ा सा कैल्सेरियस कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो पत्थर वगैरह हैं वो किनारे में डिपॉजिट हो जाएंगे ना, किनारे में लग जाएंगे, तो कैल्सेरियस कंसंट्रेशन, एक कैल्सेरियस कंसंट्रेशन मतलब कंकड़, सिंपल कंकड़। कंकड़ थोड़े बहुत आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे खादर में, लेकिन मेनली ज़्यादा देखने को मिलते हैं भंगर में। तो कैल्सेरियस कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पे कंकड़ वगैरह पत्थर देखने को मिलते हैं भंगर वाली सॉइल में, इसलिए उतनी ज़्यादा रिच नहीं है जितनी की खादर है, अगर हम बात करें, ठीक है। ये हमारे एलुवियल फ्लड प्लेन्स खत्म होते हैं, इसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं कि भाबर जो है रन साउथ ऑफ शिवालिक और तराई रन साउथ ऑफ भाबर, ठीक है। ऐसे याद रखो यार कि ग्रेट हिमालय, ठीक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, देन भाबर, देन तराई, ऐसे करके एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है। यही कारण है कि आप यूपी बिहार में जाओ तो एग्रीकल्चरली काफ़ी रिच सॉइल है, तभी यहाँ पे लोग ज़्यादा काम करना नहीं चाहते नेता की नगरी में। अब साउथ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वहाँ की सॉइल इतनी रिच नहीं है जहाँ जितने की यहाँ यूपी बिहार रीजन की रिच है। तो इसीलिए हम लोग जो है यूपी बिहार वाले आराम से मस्त, हमें तो पता है कुछ नहीं है तो एग्रीकल्चर तो कर ही लेंगे ठीक है, इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे सबको नेता बनना रहता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मैं देखता हूँ तो मतलब कभी कभी कि भाई क्या कर रहे हैं, देखते हैं आज के लिए। तो कोई महामंत्री की पदवी खुद को दिए पड़ा है जिला महामंत्री, मतलब 3 दोस्त थे, ठीक है, 3 दोस्त मेरे, वो अभी एक उसने खुद को महामंत्री की पदवी दे रखी है, एक ने जिला महामंत्री, पता नहीं क्या क्या महामंत्री और पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट होती है और जो पार्टी मतलब चल रही है, जिसकी भी लहर चल रही है, उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं सीधा वो, ठीक है। तो इट इज़ द रीजन साउथ ऑफ बाबर रीजन एंड रन्स पैरेलल टू इट। आई एम श्योर आपके फ्रेंड सर्कल में ये होंगे ऐसे जरूर, है ना। तो इट इज़ द रीजन साउथ ऑफ बाबर रीजन एंड रन्स पैरेलल टू इट, वेरी लेस वेजिटेशन, यानी बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे देखने मिलता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पे तो डेंस वेजिटेशन। इसकी वेट 8 से 16 किलोमीटर है, तराई की 20 से लेकर 30 किलोमीटर, यानी कि इसकी वेट ज़्यादा होती है तराई की। वाटर स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन इनटू परमेबल सेडिमेंट्स, वाटर स्ट्रीम्स रीएमच, यहाँ पे रीएमच करते हैं और यहाँ पे डिसअपियर, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, क्लियर। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले कोस्टल प्लेन्स, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, विधायक के साथ कुछ पल हाँ, ये तो ज़रूर लिखते हैं कि इनके साथ कुछ बिताए हुए अच्छे पल, यहाँ पे समारोह करते हुए, डोनेशन दान देते हुए चाहे खुद की लंका लगी पड़ी हो लेकिन दान देते हुए और सारी कुछ। हाँ। अच्छा, इंस्पेक्टर आर के यादव अब आरजेडी से जुड़े हुए, अच्छा अच्छा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स। तो जो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वीय तटीय मैदान, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पश्चिमी तटीय मैदान, ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। तो मैं आपको फिर से आपकी शक्तियों का अंदाजा दिलाता हूँ जो हमने पहले हम कर क्या रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पहले लेक्चर में हिमालय के बारे में पढ़ा, कल जो हमारा दूसरा लेक्चर था फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया में, उसमें हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। आज हमने तीसरा पहला खत्म कर लिया है, जो अभी हमने पढ़ा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये जो हमने अभी पढ़ा है पीछे, ये 3rd फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया, सच कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन ये 3 हो गया हमारे। अब हम पढ़ने वाले चौथा, एंड दैट इज 4th नंबर का कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो मुझे बताइए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे हमने कल क्या पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, जो कि डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री था। सिमिलरली यहाँ पे ईस्टर्न घाट पढ़ा था, जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ा था, रिवाइज करें जल्दी से। ये बताओ कौन ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस है, किसकी ज़्यादा हाईएस्ट पीक है? तो ये ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस था वेस्टर्न घाट, ये कम कॉन्टिन्यूअस था। क्यों? यहाँ पे रिवर्स आ रही थी ना ज़्यादातर, और क्यों आ रही थी यहाँ तक ज़्यादातर रिवर्स ईस्टर्न साइड में क्यों फ्लो हो रही थी? क्योंकि जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसका इंक्लिनेशन या फिर ग्रेडियंट, इसका झुकाव ईस्ट की तरफ है, इसलिए ज़्यादातर रिवर्स यहाँ पे आ रही है, तोड़ रही है इसको, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पासेस की जरूरत नहीं है, घाट की जरूरत नहीं है, पासेस तो यहाँ पे दर्रों की तो जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो 3 दर्रे पड़े थे, एक तो भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। भोर घाट किसको कनेक्ट कर रहा था, थाल किसको कनेक्ट कर रहा था और पाल किसको कर रहा था? तो भोर की अगर बात करें तो मुंबई से पुणे, थाल मुंबई टू नासिक, पाल अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल्स से कनेक्ट कर रहा था। अनामलाई हिल्स में सिचुएटेड अनाई मुडी विद द हाइट ऑफ 2695 मीटर एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, और नीलगिरी में सिचुएटेड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, और वो है दौड़ा बेटा। और ये दोनों वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, दोनों को लिंक करने का काम पाल घाट करता है, ठीक है। अनामलाई या फिर अनामलाई में जो अनाई मुडी सिचुएटेड है इन दी केरला, और ये जो ये दौड़ा बेटा है इन दी नीलगिरी हिल्स, ये इसमें आपका ये तमिलनाडु में, ठीक है, जो जहाँ पे ऊटी सिचुएटेड है। और नीलगिरी में ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं, और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदा गाड़ा है, ठीक है, जिंदा गाड़ा या फिर जिसको हम अरमा कोंडा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक है वहाँ की महेंद्रगिरी। और हमने देखा था कि नल्ला कौन था? वेणु कोंडा, है ना, नल्ला वेणु था जो पाल को न जा सका तो 5 सिर पाल इस तरह से नहीं आती है। और यहाँ पे साउथ में एकदम हमें कार्डमम हिल्स देखने को मिल रही थी, तो ये हमने कल पढ़ी थी। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे अरब सागर, अरेबियन सी, इतना तो आपको पता ही होगा, इसके बीच में जो प्लेन्स लाई कर रहे हैं इनको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सिमिलरली ये ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, और ये है बंगाल की खाड़ी, दैट इज बे ऑफ बंगाल, इनके बीच में जो लाई कर रहे हैं दीज आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर? अब इनके बारे में हम चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। तो बेसिक डिफरेंसेस यहाँ वैसे तो लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं एक एक करके, ठीक है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी समझ लें क्या? नहीं, पहले हम मतलब यहाँ पे मैप पे समझ लेते हैं, ठीक है। और सीटी आ चुकी है चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी तुम्हें ज़्यादा वाइड कौन लग रहा है, चौड़ा कौन लग रहा है? मैं तुम्हें से पूछता हूँ, वेस्टर्न वाला लग रहा है या फिर ईस्टर्न वाला लग रहा है? कमेंट में जल्दी से बताओ कौन ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तुमको, वेस्टर्न वाला या ईस्टर्न वाला? तो भाई साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि वेस्टर्न वाला पतला है और ये जो ईस्टर्न वाला है वो ज़्यादा चौड़ा है। रीज़न अगेन सेम रीज़न कि यहाँ पे ज़्यादातर रिवर्स हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं और इनका जो कोर्स है, कोर्स का मतलब है रास्ता,
वो क्योंकि लंबा है, बड़ा है एज कंपेयर टू जो वेस्टर्न साइड हमारी फ्लो हो रही है रिवर, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, डेल्टा बनाती हैं इन द ईस्टर्न कोस्ट। दैट इज वाई ये बहुत ही चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर का डिपोजिशन, रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, इसकी वजह से चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और काफी कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें कटा फटा कुछ हमें दिखता नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कॉन्टिन्यूअस है, बहुत ही कॉन्टिन्यूअस तरीके से डिपोजिशन था। यहाँ पे क्या होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि रिवर्स नर्मदा तापी डेल्टा नहीं क्रिएट कर रही है, बिकॉज ये रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है भ्रंश घाटी में, तो यहाँ पे ये ईस्चुअरी क्रिएट करती हैं, ज्वारबद्ध उन्मुख, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सेडिमेंट का डिपोजिशन नहीं मिलता। पहला रीजन है जिसकी वजह से ये उतने वाइड नहीं है। नर्मदा तापी बड़ी नदियां हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग अगर रिवर्स की हम बात करें, वेस्टर्न पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो उनमें नर्मदा और तापी सबसे बड़ी है, ठीक है। और नर्मदा नदी किन दो रेंजेस के बीच में आती है, कमेंट में बताएंगे जल्दी से। और दूसरा ये क्योंकि यहाँ पे ईस्चुअरी है तो ये काफी म्यूटिलेटेड कोस्ट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, म्यूटिलेटेड है। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कटाफटा टाइप, ठीक है, म्यूटिलेटेड यानी कि इस तरह से कुछ ऐसा 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 डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे या फिर ईस्टर्न कोस्ट में कहां पे पोर्ट डेवलपमेंट आसान होगा, बंदरगाह बनाना आसान होगा, पश्चिम साइड में, वेस्टर्न साइड में या ईस्टर्न साइड में, बताइए जल्दी से। बाकी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, तब तक क्या कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दीस प्लेन्स आर लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड आर, वही सेम चीज है, ठीक है। दीस प्लेन्स स्ट्रेच स्मूथली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी स्मूथ होता है, कोई म्यूटिलेशन नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। दीस प्लेन्स आर फ्रीक्वेंटली इंटरसेक्टेड बाय द माउंटेन रिजेस होती हैं, जिसकी वजह से स्टोरी बनता है रिवर के द्वारा और जिसकी वजह से ये म्यूटिलेटेड होता है। दीस प्लेन्स आर ब्रॉडर इन द विड्थ, ये चौड़े होते हैं, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो चौड़े होते हैं और ये वेस्टर्न वाले नैरो होते हैं, वो हमने भी देखा भी था, ठीक है। Rivers outflowing into the Bay of Bengal create delta, ये डेल्टा क्रिएट करती हैं। Rivers outflowing into the Arabian Sea do not make delta. What they make, they make estuary, ज्वारबद्ध दोनों को बनाती हैं ये, ठीक है। अभी मैं हिंदी में भी सारे पॉइंट बता दूंगा। तो ईस्टर्न कोस्ट इज रेगुलर एंड स्मूथ एंड देयरफॉर अनफिट फॉर मेकिंग द पोर्ट, क्योंकि ये स्मूथ है, क्योंकि चौड़े हैं, तो यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट आसानी से नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये जो कोस्ट है ये म्यूटिलेटेड है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पोर्ट बना दिया, यहाँ पे आपने पोर्ट बना दिया, यहाँ पे आपने पोर्ट बना दिया, क्योंकि ये म्यूटिलेटेड है इसलिए। लेकिन क्योंकि ये चौड़े हैं, ठीक है, यानी कि जो ये तट है या फिर जो हमारा सी है, कोस्ट से बहुत ही दूरी पड़ जाती है, तो इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट उतना आसानी से हो नहीं पाता है। आप यहाँ पे थोड़ी ना पोर्ट डेवलप करोगे, तो यहाँ पे जो म्यूटिलेशन है पोर्ट का, उसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट आसान होता है वेस्टर्न साइड में, ठीक है। वेस्टर्न साइड में जो म्यूटिलेशन है कोस्ट का, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है पश्चिमी साइड में। तो अभी हम पोर्ट्स भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देन हम इसके कोस्ट के नाम पढ़ेंगे, दैट इज यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, एंड दैट इज कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं डंबल शेप के हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था वेस्टर्न घाट्स में भी। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये डंबल शेप में है, यानी कि नैरो इन द मिडिल, यानी कि संकीर्ण है बीच में, एंड वाइडर इन द एंड्स, ठीक है। वाइड चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, वाइडर इन द एंड्स, ठीक है, इन द एंड्स, ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम इसके नाम देख लेते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में इसके क्या क्या नाम है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में इसके क्या क्या डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्टर्न साइड में चालू करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न साइड में तो ये है काठियावाड़ कोस्ट, ये आपका रन ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, जिसको गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये गल्फ है, गल्फ, ठीक है, दिस इज आवर गल्फ ऑफ खंबात, या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ एक तरह की ओपनिंग होती है, ठीक है, जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, तो बे भी ओपनिंग ही है अगर हम देखें, लेकिन ये बड़ी ओपनिंग होती है जो हमारी बे होती है, ठीक है। तो ये गल्फ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और गुजरात में जो आपका कोस्ट है वो काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। देन आप महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्ट है, जो तट है, उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, कोंकण लैंग्वेज भी है गोवा में जो बोली जाती है सदर्न महाराष्ट्र में। देन यहाँ पे एक कोस्ट है जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, दैट इज कन्नड़ कोस्ट, जो कर्नाटक का कोस्ट है उसको कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। देन ये जो केरल का है, केरल का जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। देन अब आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, यहाँ पे कोरमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु वाला प्लेन है, इसको आंध्रा कोस्ट या फिर नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको या फिर हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो ओडिशा वाला देख रहा है आपको, इसको उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। उत्कल बंगा आपने सुना होगा ना, तो ये जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें भी मेंशन है, तो उत्कल कोस्ट है ये, क्लियर। तो ये आपको कोस्ट के नाम याद होने चाहिए। देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें, और वेस्टर्न में भी वैसे तो, लगून लेक्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लगून लेक्स। अब ये लगून लेक्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से लगून लेक्स, जैसे कि चिलिका लेक, अगर मैं ईस्टर्न साइड में बात करूँ, जैसे चिलिका लेक आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चिलिका लेक, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और एशिया का लार्जेस्ट है, ठीक है। पुलिकट जो इंडिया का ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, और पुलिकट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक है। चिलिका लेक है आपका उड़ीसा में, और पुलिकट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहीं पे ही, पुलिकट के पास में ही हमारा श्रीहरिकोटा भी है, आइलैंड है। अभी हम आइलैंड जब पढ़ेंगे तो उसको लोकेट करेंगे मैप पे, तो जहाँ से हम लोग अपनी मिसाइल टेस्टिंग करते हैं, और क्यों वहीं से करते हैं वो भी आपको अभी पता चलेगा। तो ये क्या है आपके लगून लेक्स हैं। लगून लेक्स होते क्या है? तो लगून लेक्स होते हैं जो हमें कोस्ट में तट में ही देखने को मिलते हैं। ये इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है, ये समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र का पानी लहर मार मार के अंदर की तरफ आएगा। जब वेव्स चलेंगे, वेव्स किसी कारणवश चल सकती हैं, वो तो टाइडल वेव हो सकती है, नॉर्मल हवा चल रही तो वेव चल रही है, या फिर सुनामी आएगी जो कि बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वेव्स की वजह से जो चलती हैं समुद्र पानी में, तो उसकी वजह से जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, ये इन लैंड में आके इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने की वजह से एक लेक बन गया, इसको बोल देते हैं लगून लेक, यानी कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होगा ऐसे करके जिससे सेपरेटेड होगा, या फिर स्ट्रिप ऑफ वाटर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तुम्हें, तो एक कोलेरू लेक है हमारा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कोलेरू है। तो है क्या कि पहले ये लगून लेक था, ठीक है, अभी भी लगून लेक ही बोल देते हैं, लेकिन अभी लगून लेक की कैटेगरी में प्योरली नहीं आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिवर वाटर का सेडिमेंट का डिपोजिशन हो गया कि इसके और कोस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, रफली 35-40 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो जिसकी वजह से कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में, उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं। वैसे लेक भी हम अलग क्लास में करेंगे कि लेक वगैरह जितनी चीज़ें, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि भाई ओडिशा में हमने कभी देखा चिलिका लेक, ठीक है। और चिलिका लेक में अगर कभी रिवर पूछ ले कि इसके मतलब कौन सी रिवर आके इसमें गिरती है, तो एक दया करके रिवर है, ठीक है।
दया दरवाजा तोड़ दो, तो वैसे ही दया चिल्का लेक में जाके गिर जाओ। तो यहाँ पे ये है एक तो, ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया चिल्का लेक, देन यहाँ पे आपका पुलिकट लेक है, राइट। अब यहाँ पे केरल में भी हमें कुछ लगून लेक्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल में अगर हम बात करें तो इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है और लार्जेस्ट अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट में, दैट इज वेम्बानद लेक, ठीक है। एक बार अभी क्वेश्चन पूछा था शशि ने कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और उसने वेम्बानद जो है ऑप्शन में माना था। तो वेम्बानद लेक वैसे तो इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बानद, ठीक है, ये लगून लेक है। ऐसे ही हमारा अष्टमुड़ी है, अष्टमुड़ी, ठीक। और ऐसे ही हमारा वेम्बानद है, अष्टमुड़ी है, और एक है आपका जिसमें कि वेम्बानद हो गया, और एक और लेक है जो मेरे दिमाग से निकल रहा है जिसमें कि आपकी नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जाती है। कौन सा है वो, पट्टी से नाम उसका शुरू होता है, किसी को याद आ रहा है? नेहरू ट्रॉफी उसमें ऑर्गेनाइज होती है, एकदम से कहाँ चला गया दिमाग से। तो नेहरू ट्रॉफी पी से नाम है उसका, किसी को याद आ रहा है? अब याद आया, दैट इज़ पुन्ना माडा, ठीक है, पुन्ना माडा। इसको पुन्ना माडा कयाल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये कयाल क्या होते हैं? कयाल बैक वाटर्स को ही कयाल बोलते हैं, ध्यान रखना। केरल में बैक वाटर्स को ही कयाल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि वाटर कयाल्स, तो कयाल्स आर बैक वाटर्स। केरल के बैक वाटर्स काफ़ी फेमस है, आपने एक एडवर्टाइज भी देखा होगा, वो एक टूरिज्म एप्लीकेशन है, याद नाम क्या उसका याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो रवीना टंडन मतलब एडवर्टाइज करती है ना, केरल के बैक वाटर्स ऐसे बोलती भी है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये, और हाँ यहाँ पे आपकी नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है, तो मैंने लिख दिया। तो ये सारे कुछ होते हैं आपके, ठीक है। और एक चीज़, एंड दैट इज़, इसमें ये चीज़ भी नोट करना, डिफरेंस में नोट नहीं है क्या? नहीं है। तो इसमें इस चीज़ को नोट करना कि ये एमर्जिंग कोस्ट है, ठीक है, ये एमर्जिंग कोस्ट है, और ये जो है आपका सबमर्जिंग कोस्ट है, ठीक है। ये एमर्जिंग है और ये सबमर्जिंग कोस्ट है। सबमर्जिंग का मतलब एक तरह से डूबता हुआ कोस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे डूब रहा है। और ये एमर्जिंग क्यों है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? बिकॉज ये काफ़ी इसमें ज़्यादा ये वाइड है, तो इसमें जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा वो वाइड होगा। हमने पढ़ा था ना, जो हमारे ओशन रिलीफ फीचर्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज, देन अबिसल प्लेन्स। एसएससी जेईई में पूछा कि कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ओशन रिलीफ फीचर्स को, तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 में। और ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में एमर्जिंग को क्या बोलेंगे? एमर्जिंग को उभरता हुआ बोल देंगे, सबमर्जिंग को डूबता हुआ बोल देंगे। ये वेस्टर्न वाला संकीर्ण है, नैरो है, और ये वाइड है, यानी कि चौड़ा है, ठीक है। और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ वेस्टर्न और ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। पहले तो नाम देख लेते हैं, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं कोरमंडल कोस्ट, ये आपका नॉर्दर्न सरकार, और यहाँ पे उत्कल प्लेन्स। फिर हमने देखा कि हमें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये काफ़ी म्यूटिलेटेड और डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये काफ़ी चौड़ा है और एमर्जिंग है, इसे ईस्टर्न और इसे एमर्जिंग है, ठीक है। और ये एमर्जिंग है, ये थोड़ा डंबल शेप का जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, नैरो इन द मिडल और वाइडर है इन द एंड्स, क्लियर। ये हमने देखा था। एंड हमने ये देखा कि बैक वाटर्स यहाँ पे मतलब, या फिर जो हमारे लगून लेक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलीफ फीचर देखने को मिलते हैं कोस्ट में। जैसे यहाँ के लगून लेक्स को हम बोलते हैं बैक वाटर्स, जैसे कि यहाँ पे वेम्बानद है, अष्टमुड़ी है, ये बैक वाटर्स है आपके। ऐसे चिल्का है लगून लेक, ऐसे यहाँ पे कोलेरू लेक है आपका। लगून कोलेरू को लगून बोलिए फिर ना बोलिए, बिकॉज अब तो वो लगून नहीं रहा अगर हम एक तरह से देखें। और यहाँ पे पुलिकट झील देखने को मिलती है, पुलिकट लेक, जो कि आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, क्लियर यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज पोर्ट्स पढ़ते हैं अभी, ठीक है। बंदरगाह, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी कोई डाउट यहाँ तक? ई से ईस्टर्न और ई से एमर्जिंग। हाँ, विशाखापट्टनम डीप है बिल्कुल सर। बैक वाटर ही होता है, ठीक है। जो लगून लेक होते हैं इनको बैक वाटर मानते हैं, वाटर बैक मार गया है, ठीक है। लगून लेक बोल दो फिर बैक वाटर्स, ठीक है, वही होते हैं लगून लेक या बैक वाटर या कयाल, सेम चीज़ ही है, ठीक है। सर वो रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। वो पंबा नदी है केरल में, वो हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और पोर्ट्स देखते हैं। नहीं, बंदरगाह। तो पोर्ट होते क्या है? जहाँ पे हमारे सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब पोर्ट्स की अगर बात करें तो जितने भी इंडिया में पोर्ट्स हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट्स एक्ट 1908। एक एक्ट था पोर्ट्स एक्ट 1908, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, ठीक है, कौन सा एक्ट था, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कितने मेजर पोर्ट हैं और कितने माइनर हैं। बताओ कितने मेजर कितने माइनर, जल्दी से कमेंट में। मेजर और माइनर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे हम किसी पोर्ट को मेजर बोलते हैं और किस पोर्ट को माइनर बोलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है पोर्ट, उसको बोलते हैं मेजर पोर्ट, और जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करता है उसके अंडर में होता है, उसको माइनर पोर्ट बोलते हैं। भारत में 13 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट है, ध्यान रखना। अभी 200 डेटा मैंने कहाँ से लिया? एसएससी के आंसर की से लिया ये डेटा, ठीक है। बाकी कहीं पे अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो एसएससी मानता है वो आपको मानना है। तो 13 मेजर है, और मेजर में तो कोई इतना डिस्प्यूट नहीं होगा, माइनर में हो सकता है कहीं पे कुछ, लेकिन 200 मानना है आपको बीइंग एन एसएससी स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेजर पोर्ट, माइनर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेजर पोर्ट्स देखने हैं, जो मुख्य या फिर मुख्य जो बंदरगाह हैं वो देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुजरात में दिख रहा है, जिसको बोलते हैं कांडला। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से इसको जानते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है। टाइडल पोर्ट का मतलब ये है कि इसका जो वाटर लेवल है यहाँ पे वो टाइड्स की वजह से रेगुलेट होता है। यहाँ पे जो ऊपर नीचे जो पानी होता है वो टाइड्स की वजह से होता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफ़ी फनल शेप का है। क्योंकि फनल शेप का है इसलिए यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर राइज डाउन करेगा, क्योंकि फनल शेप का है। तो ये कांडला पोर्ट हो गया जो कि गुजरात में है, ठीक। और इसके रिगार्डिंग टाइडल पोर्ट है, दूसरा नाम क्या? दीनदयाल उपाध्याय, ये आपको बताना चाहिए। अब नीचे आते हैं, महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट है, मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी है, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट पहले तो ध्यान रखना इंडिया का 2nd ओल्डेस्ट पोर्ट है,
सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है ये, दूसरा सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट कौन सा भी आगे देखेंगे, सेकंड ओल्डेस्ट है, एंड बाई वॉल्यूम इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ये सबसे बड़ा भी है। लेकिन अगर सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट पूछ लेगा तो ये JNPT है, विच स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है ये नवी मुंबई में लोकेटेड है, नावा शेवा के नाम से जाना जाता है इसको, नावा शेवा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, JNPT को हम नावा शेवा के नाम से जानते हैं। अब ये मुंबई पोर्ट है, ये नावा शेवा जो कि नवी मुंबई में है, मुंबई को नवी मुंबई से लिंक करने वाला इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, कमेंट बताइए नाम और उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो JNPT और से इसको क्या बोलते हैं, नावा शेवा ब्रिज, सॉरी नावा शेवा पोर्ट, ठीक है। तो हमारा अभी अटल सेतु बना है जो 21.85 किलोमीटर लंबा है और वो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो लिंक किसको करता है, मुंबई को नवी मुंबई से, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि मुंबई में चिरले जगह पड़ती है, चिरले से ये लिंक करता है, ठीक है, सेवरी को, चिरले से सेवरी को लिंक करता है, तो मुंबई को नवी मुंबई पूछेगा, चिरले से सेवरी को पूछेगा, ठीक है। अटल सेतु 21.85 किलोमीटर, सबका सही है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब कंटेनर पोर्ट क्या होता है, तो कंटेनर तुमने कार्गो देखे होंगे, तो नॉर्मल पोर्ट में क्या होता है, भाई सबको डाल दो ऐसे ही, मतलब कोई अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता है। कंटेनर पोर्ट में क्या होता है, कार्गो को पहले अरेंज किया जाता है, देन उनको व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया, मतलब शिफ्ट किया जाता है। तो वो JNPT एक तरह से कंटेनर पोर्ट और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, मुंबई बाई वॉल्यूम लार्जेस्ट और सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ये गोवा है छोटा सा हमारा स्टेट, जो कि इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है एरिया वाइज, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट। मुर्मुगांव जो पोर्ट ट्रस्ट है, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज कि ये जो जुआरी रिवर है, जो कि हम अभी जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो गोवा में 2 रिवर्स पढ़ेंगे, मंडोवी और जुआरी। तो जुआरी का जो ईश्वरी है, जो ज्वारबद्ध उन्मुख है उसका, उसमें लोकेटेड है मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मुगांव गोवा में, ठीक है। नीचे आ जाओ कर्नाटक में, यहाँ पे मंगलुरु पोर्ट, कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है। केरल में कोची, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, अरब सागर की रानी, तो ये अरेबियन सी हमारा ये, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम होता है तो उसमें भी इस चीज़ को पूछा गया था, ठीक है। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है कोची पोर्ट को। अब आते हैं ईस्टर्न साइड में, और पहला स्टेट है हमारा तमिलनाडु, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट भी है। इट इज द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट, सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट इसी स्टेट में है। महाराष्ट्र में तो 2 ही थे ना, यहाँ पे 3 है, टूटीकॉर्न, चेन्नई और एन्नोर। एन्नोर को कामराजार पोर्ट भी नाम से जाना जाता है। तो टूटीकॉर्न सबसे सदर्न मोस्ट अगर हम देखें तो पोर्ट है, सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट टूटीकॉर्न है, देन चेन्नई है। और ये जो पोर्ट दिख रहा है ना आपको, इसकी एक खासियत है, खासियत ये है कि ये मेजर तो है लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में, यानी कि इसकी जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, तो इसलिए इसको प्राइवेट पोर्ट भी बोलते हैं। इट इज द ओनली मेजर प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु इज द स्टेट हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट, 3 है, और उसमें से एन्नोर, जिसको कामराजर पोर्ट बोलते हैं, वो प्राइवेट है पोर्ट, ठीक है। अब आ जाओ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो प्रदेश जिसकी सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारे कंट्री में, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट या यूटी की, जरा कमेंट में बताइए। तो ये आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है विशाखापट्टनम, और ये इंडिया का डीपेस्ट, सबसे गहरा लैंड लॉक्ड पोर्ट, यानी सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट यानी कि सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह होगा ये हमारा, ठीक है। इसके ऊपर आ जाओ अभी उड़ीसा में, उड़ीसा में हमारा पारादीप पोर्ट, ठीक है, एक तो ये पढ़ना है पारादीप पोर्ट, एंड वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये है इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट, सबसे पुराना बंदरगाह है। कब बना था, कब इसको कमीशन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, 1870 में इसको किया गया था कमीशन, और आई थिंक ये जो मुंबई वाला 1872 या 73 में इसको कमीशन किया गया था। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे पास में हल्दिया पोर्ट, इस हल्दिया पोर्ट को डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं जो हल्दिया पोर्ट है। तो टोटल 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो गए हमारे, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हल्दिया हमारा डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार की है। स्टेट की बात करते हैं तो गुजरात आता है, देन आंध्र आता है, देन तमिलनाडु आता है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। टोटल ओवरऑल हमारी कोस्ट लाइन कितनी है, 7516 किलोमीटर है, लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा दें, जिनके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी है तो टोटल हो जाएगी मेन लैंड की 6100 किलोमीटर, है ना, ये चीज़ हमें पता है। तो ये पोर्ट्स हो गया हमारा बंदरगाह, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले। अब हम इस पे आएंगे डेजर्ट पे, और ये पता है अभी जाके कल ही मैं गया था, ठीक है, जल्दी से कि तुम लोग के लिए डेजर्ट क्लिक अच्छी से पिक क्लिक करके हूँ, तो ये मैं यूँ बैठा हुआ हूँ। अब सामने से फोटो नहीं है, नहीं तो फेस रिवील भी हो जाता लगे हाथ, कोई नहीं, कभी आ जाए शायद। चलो तो हाँ, और इसका ध्यान रखना, इसको कोलकाता जो पोर्ट है ना, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे हो गया। तो जो कोलकाता पोर्ट है, गुरुजी पीवाईक्यू डेली कराया करिए, गुरुजी पीवाईक्यू डेली कराया करिए, गुरुजी पीवाईक्यू ओमकार सानी एक बार नहीं लिख पा रहे थे, कौन से पीवाईक्यू डेली करवाया करिए, कौन से पीवाईक्यू सीरीज की बात कर रहे हो क्या आप? तो वो भी मैंने बताया कि एसएससी जीडी के हम लोग जो डेली पेपर्स हो रहे हैं तो उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डेली उसको आपने जितना पढ़ा है उसको इवैल्यूएट तो भी तो कर लीजिए एक वीक, तो 50 जो क्वेश्चन हम रफली करते हैं शाम को 7 बजे, उसमें इवैल्यूएट करिए कितना आपको आता है कितना नहीं, ठीक है। सर एक डाउट है, क्या डाउट है ऋषिकेश बताओ जल्दी से। तो इसको हम श्यामा प्रसाद, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोलकाता को। डॉक यार्ड वही होता है पोर्ट जहाँ पे जो हमारे शिप्स होते हैं आके रुकते हैं, उसको डॉक यार्ड बोलते हैं, जैसे कि हमारा लोथल गुजरात में एशियन डॉक यार्ड। नहीं वैशाली वो मेजर में नहीं आता है। थानोस और डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, समझ रहे हो, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस क्या है, कहाँ बनाओगे पोर्ट, जगह ही नहीं देंगे, है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, जहाँ जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, जहाँ जहाँ म्यूटिलेशन है वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं डेजर्ट्स पे, और कौन सा डेजर्ट पढ़ने वाले हम, जो कि हमारा अगला, तो बुंदेलखंड का मैंने बोला यूपी में है,
बुंदेलखंड मैंने बताया तो एमपी वाली लोकेशन में। बघेलखंड भी तो देखो, बघेलखंड उसके ईस्टर्न साइड में है। जैसे यहाँ पे, हाँ देखो मैं भी आगे लगे हाथ, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक तो देखने को मिलेगा बुंदेलखंड इस वाले रीजन में, और यहाँ पे देखने को मिलेगा बघेलखंड। तो यहीं से तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके रेखा ऐसे करके गुजरती है, और यहीं से तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है इस तरह से करके रेखा ऐसे, ठीक है। तो दोनों कहाँ मीट करेंगी? यहीं पे तो मीट करेंगी ऐसे करके छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में। प्लाटी वाली क्लास लाइव कर दीजिए, ठीक है, इवनिंग में कर देंगे क्योंकि कुछ लोग को कल मिस हो गया था क्लास। हाँ आज रिलीफ फीचर्स आपके खत्म हो जाएंगे, आज ही खत्म हो जाएंगे फिजियोग्राफी डिवीजन। अब नेक्स्ट पे आ चुके हैं, एंड दैट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी आपको, बहुत ही कम ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विशाल, इसको मरुस्थल बोल सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारा रेगिस्तान है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो हमारा कौन सा डेजर्ट है, इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट, ठीक है। इंडिया में 2 डेजर्ट हैं, एक तो ये थार डेजर्ट है और दूसरा यहाँ पे ये लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है। ये है लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है, बट यहाँ पढ़ने वाले ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो थार डेजर्ट में ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डेजर्ट है तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, मतलब कि यहाँ पे बारिश कम हो रही होगी और इवापोरेशन यानी कि जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा हो रहा होगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी हायर दैन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे रेगिस्तान क्रिएट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो लेस दैन 150 मिलीमीटर या फिर 100 लेस 150 से या 100 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। इसकी लोकेशन अगर पूछ ले तो इसकी लोकेशन ये है, यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है अरावली। तो अरावली के कौन से साइड में लोकेटेड है ये? अरावली में कुछ ज़्यादा लंबा ड्रॉ कर दिया लेकिन यहाँ से होगा, ठीक है, गुजरात के इस पार्ट से, तो यहाँ तक है आपकी। तो अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो है कि नहीं, ये अरावली है तो इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही तो होगा, ये हमारा थार डेजर्ट। तो अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसका लोकेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी दिशा में, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली। और अरावली हमारे किस तरह का माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, और ये हमारे रेजिडुअल माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक बताइए जल्दी से कमेंट में अरावली से क्या है। थार डेजर्ट के बारे में 2 चीज़ें आपने देख ली, इसका लोकेशन कहाँ पे और इसका रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका लोकेशन क्या है, मतलब लोकेशन तो देख लिया लेकिन कहाँ पे फैला हुआ है विस्तार। तो रफली इसका 80% पार्ट इंडिया में और 20% पार्ट पाकिस्तान में, यानी कि इट इज एक्टिंग एज अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हम स्टेट की बात करें, सर्टेन पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें तो, बट मेजरली राजस्थान में, ठीक है। तो इन स्टेट्स में ये फैला हुआ है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज दी डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड का मतलब ये है कि यानी पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं अगर किसी डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तो वो थार डेजर्ट है इंडिया का, ठीक। अब क्योंकि ये डेजर्ट है तो किस तरह के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, याद करो हम लोगों ने कौन से रिलीफ फीचर्स पढ़े थे जो हमें डेजर्ट्स में मिल रहे थे, जिनको कि हम एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। एओलियन का मतलब क्या होता है, विंड होता है, इसका मतलब विंड। तो विंड के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं वो हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। याद आ रहा है बर्चन, याद आ रहा है सीफ, ऐसे बना हुआ था, दिखाते हैं अभी, ऐसा बना हुआ था ये बर्चन, ठीक है। सीफ ऐसा बना हुआ था जैसे ठाकुर का एक हाथ चला गया तो वैसे, ठीक है, बर्चन सीफ। और हमारे ये तो ठीक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, ऐसे हमारा इरोजनल टाइप बना था, दैट वाज मशरूम रॉक, ठीक है, थोड़े से अपमानजनक शेप में बना था ये मशरूम रॉक हो गया, पेडिस्टियल रॉक हो गया, ठीक है, पेडिस्टियल रॉक, ये सब हमें देखने को मिल रहे थे। हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं पेनी प्लेन पानी से बनते हैं, यानी कि वो रिवर का लैंडफॉर्म है, पेडी प्लेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स हैं और भी होते हैं जैसे, लेकिन मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं बिकॉज आपके इंपॉर्टेंट, जैसे कि ज़्यूगन होता है, कैसे ऐसे करके ऐसे ज़्यूगन होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। बर्चन सीफ, मशरूम रॉक, पेडिस्टियल रॉक, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, और पेडी प्लेन। तो ये हमें लैंडफॉर्म्स यानी कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक और मैंने बताया होगा ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, डेजर्ट में जहाँ थोड़ा पानी होता है जिसकी वजह से थोड़े से पेड़ पौधे उग जाते हैं, जैसे कि कैक्टस के पेड़ देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत कोकोनट वगैरह के देखने को मिल सकते हैं। तो ओएसिस जो होता है ये एक हम बोल सकते हैं ग्रीन पार्ट इन द डेजर्ट, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीन पार्ट इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में जो थोड़ा सा हरा हरा हिस्सा कहीं पे आपको दिख जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओएसिस। इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? देन हम अपने अगले और आखिरी लैंडफॉर्म की ओर बढ़ते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन, एंड दैट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हाँ जी कौशिक बताया तो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। कुछ भी हिंदी में नहीं है, कैसे नोट्स बनाए? हिंदी में क्या नहीं है, इसको बोलेंगे महान भारतीय मरुस्थल, ठीक है। अरावली के उत्तर पश्चिम में ये सिचुएटेड है। यहाँ पे काफ़ी कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक। यहाँ पे हम अगर बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। 80% हिस्सा भारत में है और 20% हिस्सा पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमें बर्चन देखने को मिलते हैं, बर्चन को बर्चन नहीं बोलते हैं जितना मुझे पता, सीफ बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें ओएसिस, ओएसिस को बोलेंगे मरुघान, ठीक है, मरुघान बोलेंगे हिंदी में। हरा क्षेत्र होता है रेगिस्तान में। और क्या हिंदी में चाहिए आपको बताइए? है मशरूम रॉक को मशरूम रॉक ही बोलेंगे, मतलब एक्सक्यूज़ एकदम देने ही हैं। इतनी कोई टफ तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है इंग्लिश, चलो कोई नहीं। बाकी तो मैंने पीछे बता ही दिया था, बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर को कंटेनर बंदरगाह ही बोलते हैं, ठीक है। और टाइडल पोर्ट को ज्वारीय बंदरगाह बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये चीज़ ये लिखा है कि नहीं, ये यहाँ पे नहीं लिखा, इसको ये नोट कर लेना। ये जो पोर्ट है ना कोलकाता और हल्दिया, ये रिवराइन पोर्ट है आपके, ठीक है। ये रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर रेगुलेट होता है वो रिवर की वजह से होता है, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे फरक्का से एक रिवर मतलब फरक्का रात से गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती भी पढ़ा नहीं है, उसको बोलते हैं हुगली, वो हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम में। तो उसकी वजह से यहाँ पे वाटर लेवल रेगुलेट होता है। तो रिवराइन पोर्ट है ये कोलकाता पोर्ट, जैसे टाइडल पोर्ट है हमारा कांडला पोर्ट। चलिए अभी आते हैं आइलैंड्स पे। तो सभी लोग अपना बैग पैक वगैरह सब कर लेंगे अच्छे से, फिर हम लोग चलते हैं। बताओ जल्दी से, अगर पैकिंग वैकिंग हो गई हो तो फिर बताना, फिर तुमको उड़ा के ले चलते हैं।
हो गई भाई सभी की पैकिंग, चला जाए। चलो भाई तो लैंड कर लेते हैं अभी यहाँ पे सबसे पहले अंडमान निकोबार में। लेकिन उससे पहले आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो जो इंडिया के आइलैंड्स हैं, आइलैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, ठीक। आइलैंड्स, द्वीप, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो आइलैंड होता क्या है? आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड। जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड से, यानी कि चारों साइड से घिरा होता है पानी से, उसको आइलैंड बोलते हैं। और जो तीन साइड से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। इंडिया में जो आइलैंड्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो अरेबियन सी में है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक आइलैंड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अरेबियन सी में अगर हम बात करें, अरेबियन सी अरब सागर में, और दूसरा वो जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। जो अरेबियन सी में लोकेटेड है वो है हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। अब इनके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो इसमें कम ग्रुप ऑफ आइलैंड लगभग 36 के समथिंग है। और सबसे बड़ा अगर बात करें यहाँ पे लार्जेस्ट है एंड्रॉट, सबका लोकेशन देखेंगे, ठीक है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो रफली 572 आइलैंड से बना हुआ। लक्षद्वीप हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी है, पता होना चाहिए आपको। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने जो 2011 सेंसस की वीडियो करी तो उसमें देखा था। लक्षद्वीप की क्या सबसे हाईएस्ट है बताओ? सबसे ज़्यादा इसका हाईएस्ट क्या है? क्या सबसे मतलब हाईएस्ट देखने को मिलेगा? जो केरल का सबसे हाईएस्ट है, मतलब पूरे स्टेट में केरल का सबसे ज़्यादा है, तो वो है लिटरेसी रेट 92.85% है, जो हाईएस्ट है किसी यूटी का। और सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी लक्षद्वीप पे ही रहती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पीएम मोदी भी गए थे, है ना, पीएम सूर्योदय योजना का अनावरण किया था, जहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर रूफटॉप से 300 यूनिट बिजली फ्री मिला करेगी, है ना। ये स्कीम लॉन्च की थी और लक्षद्वीप में ही। चलो हम अभी आगे जब पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड तो वहाँ पढ़ेंगे नेवल बेस, एयर बेस के बारे में। तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे 572 है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, देन हम आगे बात करते हैं। तो ये जो 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये माना जाता है कि अराकान योमा जो पहाड़ियाँ हैं, अराकान योमा उनका एक्सटेंशन। ये अराकान योमा क्या है भाई? ये अराकान योमा जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, हमारे हिमालय थे ऐसे ऐसे करके, तो म्यांमार में ये आते हैं, इनको अराकान योमा के नाम से जानते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ पे तो गायब हो गए, दिख नहीं रहे, उन्हीं का उठा हुआ पार्ट है, उन्हीं का एक्सटेंडेड पार्ट है अराकान योमा का ही अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये जो दिख रहे हैं ये है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये जो लक्षद्वीप हैं इनमें से ज्यादातर कोरल आइलैंड है, यहाँ पे तो कोई माउंटेन रेंज नहीं है ना, ये तो अराकान योमा का एक्सटेंशन होगा। ये मोस्टली कोरल से बने हुए हैं, और कोरल के बारे में तुम्हें पढ़ाया होगा पक्का। कोरल डिपॉजिट किन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, नहीं वो तो मैं लास्ट में बता देना जिन लोगों को करना पता हो। तो कोरल के लिए क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, इनके सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी इसको फ्लो को नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो अराकान योमा का एक्सटेंशन है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप का तो ये मोस्टली कोरल से बने हुए हैं, यानी कि इनको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, कोरल रीफ्स प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड, बिकॉज लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड कितने छोटे आइलैंड है, इनमें से एक है एंड्रॉट जो सबसे बड़ा है, ठीक। और इसमें अंडमान निकोबार में बात करें लार्जेस्ट ये है ग्रेट निकोबार। अब जो है तुम्हें सीधे लैंड करवाते हैं कहाँ पे? सीधे अब अंडमान निकोबार चलो तुम, ठीक है, बहुत तेजी के साथ सभी लोग चलेंगे अंडमान निकोबार। ये हम लोग अंडमान निकोबार में पहुंच गए। अब अंडमान निकोबार में पहुंच तो गए, तो ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड ही है, जिसको हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले हम खुद से देखेंगे। तो अंडमान और निकोबार बोलते हैं ना, तो ऊपर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनको अंडमान बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जैसे कि ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये है हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड। ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और नीचे वाले जो आपको दिख रहे हैं ये निकोबार हैं। तो ये तो सर 5 ही हुए, आप तो 572 बताए थे, मोय कुछ नहीं, ये 5 बड़े जो हैं, जो बड़े आइलैंड है जिनके बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, वो बस हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो छोटे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये इनके बारे में, सेंटिनल आइलैंड, ये सब इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्थ जो अंडमान ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये भी आप बोल सकते हो छोटे आइलैंड्स और बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ। ये मिडिल अंडमान है, ठीक है, ये साउथ अंडमान है, ठीक है, इस तरह से क्लियर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान है, देन इसके बाद लिटिल अंडमान है, देन यहाँ कार निकोबार है, और ये ग्रेट निकोबार है, क्लियर। तो वही बार हम यहाँ पे पढ़ना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो मैंने लिखा इतना तो आपको समझ आ ही होगा कि ऊपर वाले अंडमान और नीचे वाले निकोबार है। अब इनके बारे में पढ़ना क्या है, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ठीक है। या तो ऐसा करें किसी के अंदर लिख दूं, ज़्यादा सही रहेगा, सो दैट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ सकती है ना। तो ये हमारा नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं लिटिल अंडमान, क्योंकि छोटा है ना तो अंदर आएगा नहीं, लिटिल अंडमान। और ये हो जाएगा हमारा कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार, महान निकोबार है ये, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़नी है हमें। देखो पहली चीज़ तो ये नॉर्थ अंडमान में, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान की ही नहीं पूरे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, एंड दैट इज सैडल पीक। इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट पीक क्या है अंडमान और निकोबार की, तो इट इज सैडल पीक। कितनी हाइट है इसकी? रफली 738 मीटर है। तो ये आपसे पक्का पूछेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी हाईएस्ट पीक है, दैट इज सैडल पीक। जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे अंडमान निकोबार की, वो माउंट थ्विलर है, जो ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, माउंट थ्विलर, ठीक है। इसकी हाइट वाइट कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ऐसे थर्ड हाईएस्ट पीक है आपके माउंट दियोवोलो। जो सिर्फ एसएससी की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ ये 2 पीक से मतलब होना चाहिए, कायदे से तो इसी से आपको मतलब होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा देख लो। और इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए सैडल की। बाकी जो मैं लिख रहा हूँ आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए जो सिर्फ प्रिपरेशन कर उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हर एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है, जैसे सीडीएस में ही पूछ लेता है, ठीक है। कि मिडिल अंडमान में एक पीक लोकेटेड जिसको बोलते हैं माउंट दियावोलो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेफ्ट साइड में, माउंट दियावोलो,
ये यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट पीक है दियावोलो, और यहाँ पे माउंट कोयोब ये फोर्थ हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करनी है अनलेस एंटिल कि आप हायर एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, सैडल पीक को भी मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें एक वोल्केनो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है आपकी सैडल पीक। तो आपको मतलब होना चाहिए कहते हैं सैडल पीक जिसकी हाइट 738 मीटर एंड इट इज दी हाईएस्ट पीक। ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। अब तुमने ये बचपन से पढ़ा होगा कि अंडमान और निकोबार, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो कि अंडमान और निकोबार ही नहीं पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही वोल्केनो हैं, एक है बैरन और एक है नारकुंडम, एक है राम एक है लखन। तो ये दोनों यहीं पे लोकेटेड है अंडमान निकोबार में। 2 ही वोल्केनो इंडिया के पास और दोनों ही अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। बैरन ये रहा आपका, यहाँ पे बैरन वोल्केनो, बैरन आइलैंड भी बोल देते हैं बिकॉज हमें पता है कि वो वोल्केनिक आइलैंड यानी वोल्केनो से आइलैंड बना है। ठीक है, तो ये बैरन है और ये कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो, यानी कि इसमें कभी भी वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। यहाँ पे यह है किसके बीच में, मिडिल और साउथ के बीच में है, ईस्टर्न साइड में। और नॉर्थ अंडमान की ईस्टर्न साइड में यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा नारकोंडम। ये जो नारकोंडम है ये डॉर्मेंट है, नारकोंडम यानी कि बहुत टाइम हो गया इसमें। ठीक है, ये आपका डॉर्मेंट, बहुत टाइम हो गया इसमें निकले हुए, निकल सकता है लेकिन चांसेस कम है। एक्टिव तो मतलब सॉरी एक्सटिंक्ट एक तीसरा टाइप का वोल्केनो होता है, मतलब वो खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, उसका कोई जान नहीं बची उसमें। ठीक है, कुछ भी कर लो उसका वोल्केनिक इरप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, बैरन से होता है, मतलब हो सकता है, एक्टिव है और ये बहुत टाइम से वो नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है, तो ये चीज़ आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा लाइन है जिस और किस आइलैंड को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी तुमने बचपन से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। एंड दैट इज कि कौन सा डिग्री चैनल है जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग करता है। तो ये हमारा डिग्री चैनल, ये कौन सा डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ये है क्या 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री नंबर का लैटिट्यूड है, अक्षांश है। यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये ऐसे करके ऊपर 11 डिग्री है, नीचे 10 डिग्री है ना, क्योंकि इक्वेटर नीचे है ना, भूमध्य रेखा नीचे, ऐसे करके देखो ये इक्वेटर है। ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इंडिया तो यहाँ पे लोकेटेड है, तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, 1 2 3 5 7 ऐसे करके ऊपर तक जाएगा, तो 10 11 ऐसे करके ऊपर बढ़ेंगे ना। इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंट बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, देखते हैं कितना आप लोग रिवाइज करते हैं। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, पूरे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को पूरे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग कर रहा है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं 10 डिग्री चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, एक सेकंड रुकिएगा, कि जो 10 डिग्री चैनल है, वैसे तो ये चीज़ आपको खुद समझ जानी चाहिए, लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ कि अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लिटिल अंडमान को, जो सबसे सदर्न मोस्ट है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, कार निकोबार। ठीक, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो देखते हैं कितने लोगों ने सही बताया, 8 डिग्री से लेके हमने क्या देखा था कि चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, हमें क्या कर देना है, 29 ऐड कर देना है, यही पड़ा था ना। तो 8 डिग्री से इसमें रफली हमें 37 डिग्री तक देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री ईस्ट टू ईस्ट, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, इसमें 29 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 97 डिग्री ईस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमें लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा। अब बाकी चांस भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये 10 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे साउथ अंडमान है ना, ये वाला साउथ अंडमान है, ये साउथ अंडमान दिख रहा है ना, ये लिटिल अंडमान है। इनके बीच में भी एक चैनल रन करता है और वो चैनल है ये क्या है, ये है डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज किसको अलग कर रहा है, डंकन पैसेज अलग कर रहा है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। क्लियर, खत्म हो गया ये हमारा। अगर बात करें डंकन पैसेज, तो ये किसको अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है साउथ एंड लिटिल अंडमान, यानी अंडमान के ही दोनों पार्ट हैं, उन दोनों को अलग करने का काम हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड और काफी सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, यानी कि जनजातियां देखने को मिलती हैं, तो उसको देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, वो कमेंट में जल्दी से बताइए, और वो कहाँ पे लोकेटेड है फिर वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पे हमें देखने को, जो साउथ अंडमान है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी कैपिटल है, जहाँ पे एकमात्र आपका यहाँ का क्या है, एयरपोर्ट भी लोकेटेड है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस स्क्रीन पे स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं, ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि सैडल पीक नेशनल पार्क है, जो नॉर्थ अंडमान में ही लोकेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो नॉर्थ अंडमान है वहीं पे सैडल पीक, जो इसकी हाईएस्ट पीक है, वो लोकेटेड है। ठीक, देन मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। ठीक है, नॉर्थ बटन देन बीच मिडिल बटन, साउथ बटन आइलैंड है, अगेन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। इसमें आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं कि भाई मिडिल वाले में किसमें, बस ऐसे याद रखो सैडल पीक ये नॉर्थ अंडमान में, देन नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन वैसे हैं, तो ये मिडिल अंडमान के ही पार्ट है तीनों, लेकिन आप अंडमान निकोबार भी याद रखोगे तो भी चलेगा। देन यहीं पर रानी झांसी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क साउथ अंडमान में देखने को मिलेगा, और लिटिल अंडमान में देखने को मिलेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। आपको अगेन इतना स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है, कि ये तो याद हो ही जाएगा आपको सैडल पीक, क्योंकि वो याद रखना है आपको कि वो नॉर्थ अंडमान में, लेकिन मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन ये याद नहीं रखना, रटना नहीं, वो अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए कि अंडमान में कि निकोबार में, इतना पता होना चाहिए। जैसे कैम्बेल नेशनल पार्क और गैलाथिया बे नेशनल पार्क, ये दोनों निकोबार में और किसमें, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, 10 डिग्री चैनल देख सकते हैं, ये इसको अलग कर रहा है अंडमान को निकोबार से, या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। यहाँ डंकन पैसेज है जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, दैट इज यहाँ की ट्राइब्स देख लेते हैं, कुछ जनजाति के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनजाति जैसे पाई जाती हैं, एक तो नॉर्थ अंडमानीज ट्राइब, तो अंडमान ग्रुप ऑफ ये आइलैंड में ही पाई जाएगी, ऑब्वियस बात है, नॉर्थ अंडमानीज ट्राइब। जरावा ट्राइब, ये अगेन अंडमान में ही पाई जाती है। ओंगे ट्राइब, अगेन ये भी अंडमान में ही पाई जाती है। सेंथलीज, संथाल नहीं है ये, ठीक है, संथाल वो झारखंड वाले एरिया में होती है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। संथाल विद्रोह कब हुआ था जरा बताइए,
संथाल विद्रोह, संथाल अपराइजिंग कब हुई थी और किसने लीड किया था इसको? तो सेंथली जो ट्राइब है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अंडमान में। और निकोबार में अगर हम आ जाए तो निकोबार में शैंपेन, ठीक है, लोग शैंपेन बहुत पीते हैं, ठीक है, तो शैंपेन और निकोबारीज ट्राइब, ठीक है। तो ये तो पूछेगा नहीं तुमसे कभी निकोबारीज और नॉर्थ अंडमानीज, बाकी ध्यान से याद रखना, जरावा, ओंगे और सेंथलीज, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ पे नेम भी चेंज हुए हैं, जैसे कि रॉस आइलैंड का नाम बदल के क्या हुआ है ये पता होना चाहिए आपको। तो रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हुआ इसका नाम, ठीक है। और ये आपका ये हो गया, ठीक है। एक था हमारा नील आइलैंड पहले, ठीक है, नील आइलैंड, नील द्वीप, जिसका नेम चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया, शहीद आइलैंड रखा गया, ठीक है। एक था हमारा यहीं पे हैवेलॉक आइलैंड, हैवेलॉक द्वीप, जिसका नेम चेंज करके स्वराज द्वीप रखा गया, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब हमने इसमें पढ़ा था कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फाउंडर कौन थे बताइए जल्दी से कमेंट में। और कुछ क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पे, संथाल, तो ये 1855 में हुआ था रिवोल्ट, और सिद्धू और कानू ने लीड किया था इसको, हमने देखा था। इसी टाइप से हमारी द्रौपदी मुर्मू जी भी बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आईएनए के फाउंडर थे 1942 में मोहन सिंह। तो उसके बाद क्या हुआ था, मोहन सिंह ने जब इसको फाउंड किया था तो रासबिहारी बोस के पास चेयरमैनशिप गई, ठीक है, फिर प्रेसिडेंटशिप गई आईएनए की। तो उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पास गई, जिन्होंने इसमें इसके नाम पे एक वेमेन रेजिमेंट को भी स्टार्ट किया था आईएनए के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले यहीं पे ही अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे ही कब्जा किया था जापानीज के सपोर्ट से, बिकॉज सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट में थे, तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पे कब्जा किया था। तो इसीलिए हमने उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे जो आइलैंड्स है उनके नेम चेंज किए, तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और हमने टोटल 21 जो अन्य द्वीप हैं उनके नाम जो है हमें अपने परमवीर चक्र, जो विजेता परमवीर चक्र अवार्डीज, उनके नाम पे रखे गए थे। अभी पिछले साल की ये न्यूज़ थी, ठीक है। 21 जो आइलैंड्स अंडमान निकोबार में उनके नाम परमवीर चक्र जो हमारे अवार्डीज हैं उनके नाम पे रखे गए, ठीक है। चलिए, और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम पे जो रेजिमेंट रेस किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के अंदर, ठीक है। अब आते हैं लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप का ये मैप आपको दिख रहा है, ये हमारे आई ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ पे है, ये है अरेबियन सी में, कोरल से बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि आपको देख रहे होंगे बित्रा, चेलाट, किल्टन, कटमट, बंगारा, मिनी, अंड्रॉट, चेरियम, कल्पेनी, सुहेली, कावरट्टी, अगाटी, क्या है, आइलैंड्स हैं, तो इनको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम ही चीज़ इंपॉर्टेंट हमें पढ़नी है। देखो, अभी मैं तुमसे बोला था नेवल बेसिस और एयर बेसिस इंडिया बिल्ड कर रहा है। अभी हमारे पीएम मोदी जी गए थे ना, जिसके से बवाल हो गया था, मालदीव्स को मिर्ची लग गई थी, ठीक है। तो मिर्ची क्यों लगी थी, क्योंकि उसका मेन जो है वो टूरिज्म से ही सारा कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया जो है काफ़ी एग्रेसिवली डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया यहाँ पे नेवल और एयर बेसिस बिल्ड करने वाला है। अगाटी आइलैंड में और कावारट्टी में हम नेवल बेसिस बिल्ड करेंगे और मिनीकॉय में एयर बेस बिल्ड करेंगे। तो जो कावारट्टी है वो यहाँ की कैपिटल भी है, ठीक है, कहाँ की, लक्षद्वीप की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डिग्री चैनल है जो मिनीकॉय इंडिया का पार्ट है, बता दूं, ऐसा नहीं कहीं और कहीं मिनीकॉय इंडिया का। मालदीव से इसके नीचे पड़ता है, वो जो मैप आपको दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा करके, जैसे ये हमारे, जैसे कि ये ऐसे ऐसे करके ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप वाले, ये मिनीकॉय है और यहाँ पे मालदीव है। तो ये जो डिग्री चैनल है इसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ये किसको डिवाइड कर रहा है बताओ जल्दी से, 9 डिग्री चैनल किसको डिवाइड कर रहा है, मिनीकॉय है ये। मिनीकॉय को बाकी पूरे लक्षद्वीप से कर रहा है, मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है। मिनीकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है एक तरह से, बट मिनीकॉय को रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से अलग कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक, पहली चीज़। और ये जो डिग्री चैनल है, यानी डिग्री चैनल अगेन ये 9 डिग्री नंबर का लैटिट्यूड है, अंशांशीय रेखा है, ये 8 डिग्री चैनल है। ये किसको अलग कर रहा है, ये तो बोल दो तो मिनीकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, या पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है, कुछ भी बोल दो, दोनों ही सही है। तो मैं लिख देता हूँ, मालदीव्स को लक्षद्वीप से अलग करता है। और मालदीव्स की कैपिटल बताइए और मालदीव्स की करेंसी का नाम बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या है इसकी कैपिटल और क्या है इसकी करेंसी, ठीक है। और इसके लीडर का नाम तो बता मत देना, उसकी शक्ल याद करते चिड़ लगने लगती है, ठीक है। और यहाँ पे चाइना का काफी सपोर्ट ले रहा है, पता है इन लोगों ने मतलब इंडिया आउट कैंपेन चला रखा है मालदीव्स में। ऐसे बांग्लादेश की जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, अभी तो शेख हसीना उनकी जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, उसने भी वहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चला रखा है, ऑल फंडेड बाई दिस चाइना, ठीक है। तो मालदीव्स की कैपिटल है माले, और यहाँ की जो करेंसी है वो रुपया है, ठीक है, रुपया नहीं रुपया, ठीक है। और किस अफगानी रूलर ने इंडिया में रुपया नाम की करेंसी स्टार्ट करी थी, जरा बताओ जल्दी से कमेंट में, देखते हैं कितना तुम लोग को पता है। अब मैं हिंट दूंगा तो एक्जैक्टली तुम लोग पता चल जाएगा तुमको, इसलिए मैं हिंट देने के मूड में हूँ नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे ये सारी चीज़ें, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल याद करना था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अम्मिनी, या फिर इसको अम्मिनी दीवी बोलते हैं, अम्मिनी दीवी, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अम्मिनी दीवी बोल देते हैं। और ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड कैनानोर बोलते हैं इनको, अम्मिनी दीवी और कैनानोर को अलग करता है 11 डिग्री चैनल। एक बार क्वेश्चन बना पेपर में कि अम्मिनी दीवी और कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिनीकॉय से कौन अलग करता है, तो अगेन आंसर होगा 9 डिग्री ही आंसर होगा। अगर मिनीकॉय हो गया तो मिनीकॉय तो 9 डिग्री होगा फिर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अम्मिनी दीवी को कैनानोर से कौन अलग करता है, कैनानोर से, तो वो 11 डिग्री है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल, क्योंकि लक्षद्वीप अभी न्यूज़ में था तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 डिग्री और 9 डिग्री भी। 11 डिग्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना कि 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर यहाँ तक। और वो शेरशाह सूरी था जिसने कि हुमायूं को 2 बैटल्स में हराया था। वो 2 बैटल कौन थे, एक तो बैटल ऑफ चौसा 1539 और 1540 में कौन सा था, बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अपना शेरू। सर मोदी जी को बोल के कोई भी एक द्वीप का नाम चेंज करके ग्रेट खली रख दो। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब खत्म ही ऑलमोस्ट। अब कुछ और छोटे छोटे जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको देख लेते हैं, जो हमें थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये कौन सा, कोई बताना चाहेगा ये कौन सा है हमारा आइलैंड, कोई गेस? मैं आपको हिंट पे हिंट देता हूँ, ठीक है, एक एक करके। ये पारादीप पड़ा था, अभी पोर्ट है उड़ीसा में। ये भीतरकनिका रिजर्वायर है, भीतरकनिका, ये एक आपके लिए हिंट हो गया है। कहाँ पे ये भीतरकनिका, उड़ीसा में। और ये हमारा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये चांदीपुर उड़ीसा में है, चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर में है।
और यहाँ पे लोकेटेड है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहाँ से हम मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं, ना कि सैटेलाइट छोड़ते हैं। यहाँ से मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, तो अगर कहीं पर लैंड करी इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ठीक, जहाँ से अभी हमने हीट, अभी हम लोगों ने करंट अफेयर में देखा था ना इसको, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, आकाश नाम का, ठीक है, जो कि क्या है, एक मिसाइल के लिए टारगेट के तौर पे एक्ट करता है ये, ठीक है, ये आकाश करके इसको हमने टेस्ट किया इस बार के जो फरवरी करंट अफेयर होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हीट आकाश को यहीं से टेस्ट किया गया, जो आप अग्नि और ये आकाश, ये जितने भी सुनते रहते हो आप, ये सब, ठीक है, सॉरी आकाश नहीं यार, आकाश नहीं, अभ्यास, सॉरी आकाश नहीं, अभ्यास, ठीक है। अभ्यास का मतलब ये होता है कि हम अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अभ्यास ही होता है, एक तरह का अभ्यास, यानी कि जो हमारी मिसाइल टेस्टिंग है उसके लिए एक तरह से टारगेट के तौर पे एक्ट करता है। तो आप आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये सब जितनी सुनते हो मिसाइल टेस्टिंग वो यहीं से होती है। अब आ जाते हैं, ये देख रहा होगा तुमको श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश के सदर्न तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहीं पे मैंने बताया था, कौन सा लेक, जल्दी से बताओ कौन सा लेक है, यहीं पे लोकेटेड है। तो श्रीहरिकोटा से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्यों करते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास में है। अब हमने ये पढ़ा था कि इक्वेटोरियल स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो क्योंकि ज़्यादा होती है तो जितना आप इक्वेटर से के पास से इनकी सैटेलाइट लॉन्चिंग करोगे उतने कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अर्थ की खुद की काइनेटिक एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। तभी तुम देखो फ्रांस वगैरह यहाँ फ्रेंच गुआना करके टेरिटरी पड़ती है वेनेजुएला में फ्रांस की टेरिटरी है फ्रेंच गुआना, मतलब वेनेजुएला के पास में, तो वहाँ से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं क्योंकि वहाँ से कम फ्यूल लगेगा इनको, तो इसलिए हमने सदर्न यहाँ पे एकदम लोकेट कर रखा है श्रीहरिकोटा। अब आ जाइए यहाँ पे, पाकिस्तान के साथ हमारी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको बोलते हैं सर क्रीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक आइलैंड जिसको बोलते हैं आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, रन ऑफ कच्छ में है ये, ठीक, और सर क्रीक ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये डॉट है हमारा पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप, क्योंकि ये भी तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो पंबन आइलैंड है ये रामेश्वरम के पास में। और ये है आपका एक आइलैंड जो रेड डॉट से रिप्रेजेंटेड है, कच्चा तीवू, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जैसे सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है, वैसे कच्चा तीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है ये न्यू मूरे आइलैंड। खत्म हो गया, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन, आई नो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था लेकिन हमारे सारे फिजियोग्राफिक डिविजन यहाँ पे खत्म हो गए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डिड एनीवन इज परमार सर क्या भाई है? आलिया भट्ट से याद हो जाएगा वैसे आलिया भट्ट। सर ये क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगी, सिर्फ लाइव ही रहेगी कुलदीप बिश्नोई जी, आप तो पुराने स्टूडेंट लगते हैं, ऐसे डाउट आप कैसे पूछते हो। हॉर्स लैटिट्यूड रोशनी यहाँ पे क्या लिंक है हॉर्स लैटिट्यूड का? श्रद्धा साहू जी आप लेट क्लास में आएंगे तो फिर यही होगा। मैंने बताया था जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं, सामान लोडिंग होती है, इसको डॉकयार्ड बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे, ओपनिंग को बोलते हैं गल्फ और ओपनिंग को ही बोलते हैं बे। बे इज़ अ बड़ा वाला ओपनिंग ठीक है, जो बड़ी ओपनिंग होती है, दुनिया का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये ओपनिंग होती है। गल्फ देखो, ये गल्फ ऑफ खंबाट है, छोटी सी, गल्फ ऑफ कच्छ छोटी सी ओपनिंग है, बे बड़ी सी ओपनिंग होती है, बड़ी सी वाटर बॉडी की ओपनिंग होती है ये। चलो तो ठीक। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड विच सॉइल, तो ये एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, नई, खादर, पुरानी, भांगर, भाबर तो एक बेल्ट है। ये टॉपिक सॉइल का नहीं है कि सॉइल नहीं पढ़ा है, वो हम पढ़ेंगे सॉइल अभी, ठीक है, इंडिया की सॉइल्स। तो अभी सिर्फ हमने एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि नई वाली को खादर और पुरानी वाली को भांगर बोलते हैं। भांगर में कैल्शियस कंसंट्रेशन होता है, खादर अच्छी होती है, भाबर बेल्ट होती है जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती है, खो जाती है, ढूंढना पड़ता है कहाँ हो भाई रिवर, देखो तो विद रेफरेंस टू द मेजर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स भाबर इज अगेन, भाबर क्या है, ओल्डर एलुवियम नहीं, ये तो भांगर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाबर और भांगर में, ठीक है। और इट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ 30 किलोमीटर, इट इज अ ब्रॉड लॉन्ग जोन ऑफ नॉर्दर्न, तो ये बिल्कुल नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर का, साउथ ऑफ शिवालिक देखने को मिलता है, फुट ऑफ हिमालयस पे। ब्रॉडर जोन तो हमारा तराई होता है, 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक चौड़ा होता है वो, और ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ही चौड़ा होता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल देयर। द प्लेन फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन, अंबाला जो आपका पंजाब में है, पंजाब में पड़ता है ना अंबाला, तो पंजाब में जो है आपका, और सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मतलब इतना लंबा है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल एलिवेशन है वो बहुत ही कम है। आई थिंक अंबाला पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है, ये हरियाणा में है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट भी डाला था, है ना, आपको याद होगा, चलो खैर उसको डिस्कस नहीं करते, नॉट अ गुड वन। तो नियरली 1800 किलोमीटर्स, तो बट फॉल कितना है, फॉल 300 मीटर का ही सिर्फ देखने को मिलता है, मतलब इतना 1800 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेच है, बट 300 मीटर का ही सिर्फ डिक्लाइन देखने को मिलता है। डैश प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू दी वेदरिंग ऑफ सोल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ये इस लेक्चर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम कर चुके हैं लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में। जल्दी से बताइए इसको, उसको हम क्या बोलते हैं सर? कोर्स परचेज करने के लिए लिंक पेस्ट कर दीजिए सर। सर लिंक पेस्टेड है शुभम सर, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा परमार अकेडमी एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा कार्स्ट टोपोग्राफी। हमने देखा था, कार्स्ट एक रीजन है, ठीक है, कार्स्ट रीजन है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी के पास में, और वहाँ पे हमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट तरह की रॉक्स देखने को मिलती हैं जो सोल्यूबल होती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड लैंडफॉर्म, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे कि हमारे एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, लेपीज, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, सिंक होल्स, डोलाइन, ऊवलास, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जब सिंक होल डोलाइन सब मिल जाते हैं आपस में तो ऊवला बन जाता है, ठीक है। और डिपोजिशनल में पढ़ा क्या पढ़ा था, स्टैलेक टाइट, नहीं टाइटली पकड़ना पड़ेगा जो लटक रहा है ना, स्टैलेगमाइट। और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो भाई कोंकण भी है, महाराष्ट्र और गोवा वाला, कोरमंडल तो तमिलनाडु वाला है, खत्म, कन्नड़ हमारा कर्नाटक वाला, और मालाबार केरल वाला, तो ये बन जाएगा क्या,
ठीक है, इवनिंग में लाइव कर देंगे थोड़े टाइम के लिए, चिंता ना करो, ठीक है। इसको बोल देंगे दोनों मिल जाएंगे तो पिलर, खंबा, ठीक है। पिलर नहीं बोलते, खंबा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या है? ठीक है, गेमर्स कर देंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि ये है वेस्टर्न, इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, तो ये हमारा कौन सा होगा? कोरमंडल तो होगा नहीं, है तो यहाँ पे, ठीक है। मालाबार ये भी यहाँ पे नीचे है, ठीक है। कन्नड़ और कन्नड़ के ऊपर कोंकण, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेगा कोंकण, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। विच पोर्ट बिलोंग्स टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा जो बंदरगाह है वो तुम्हें पश्चिमी तट पे देखने को मिलेंगे? तो जल्दी से रिकॉल कर लें। टाइडल पोर्ट, दैट इज हल्दिया, कांडला पोर्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। देन आता है हमारा महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट, देन नावा शेवा जिसको JNPT बोलते हैं। देन यहाँ पे आता है हमारा मरमगांव, ठीक है, गोवा में है। फिर आता है हमारा कर्नाटक में मैंगलोर। देन यहाँ पे आता है कोची। तो कांडला, मरमगांव, कोलकाता तो भैया ईस्टर्न में हो जाएगा, ठीक है। कांडला, मरमगांव, कोची, सही, ठीक। और जो हमारा कोची है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट और सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है मुंबई वाला, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है नावा शेवा, फिर JNPT। डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट कौन सा? ये किया नहीं अभी, ये किया नहीं है, ये भी नहीं किया अभी, ये भी नहीं किया अभी, रिवर सिस्टम तो पढ़ाई नहीं ना। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर ईस्ट कोस्ट। इसमें से रीजनल नेम कौन सा नहीं है ईस्ट कोस्ट का? तो कोरमंडल है तमिलनाडु वाला, ठीक है। उत्कल कोस्ट है उड़ीसा का। मालाबार है ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न कोस्ट का, यहाँ का है ना, केरल का। और सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है विशाखापट्टनम वाला पोर्ट। करो उस क्वेश्चन को, ये अभी हमने नहीं किया वैसे तो। वाई डू पीपल लिविंग ऑन दी कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर एक्सट्रीम्स? क्योंकि कोस्टल लोकेशन होता है इस वजह से, लेकिन अभी हमने किया नहीं है। हम जब मानसून पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझ आएगा ये हमें। वेयर डज द ईस्ट कोस्ट लाई? तो ईस्ट कोस्ट कहाँ पे लाई करता है? ईस्ट कोस्ट लाई करता है कहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। वेस्टर्न घाट कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट कहाँ लाई करता है? वेस्टर्न घाट और बे ऑफ अरेबियन सी के बीच में। नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पार्ट नहीं है। कोंकण है, कोरमंडल तो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, ठीक है। देख रहे एकदम आसान से क्वेश्चन है अपने लिए। अब अगला है, वाई डू पीपल लिविंग इन दी कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर? वही सेम है यार ये, ठीक है, फिर से रिपीटेड है। विच द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड। वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड कौन सा है इसमें? पश्चिमी तट पे कौन सा स्थित है? पंबन द्वीप, तो यहाँ पे था सर, पंबन द्वीप तो यहाँ पे था, तो वेस्टर्न में तो है नहीं, ठीक है। पारीकुट जो है ना, ये चिलिका लेक के पास पड़ता है। पारीकुट जो है चिलिका लेक के पास पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। ये चिलिका लेक तो उड़ीसा में, सेरिकोटा आंध्र प्रदेश में यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। पुलिकट लेक के पास, ऑप्शन नंबर बी। एलिफेंटा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन पोर्ट्स वाज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट। इनमें से कौन सा मालाबार कोस्ट में पोर्ट सिचुएटेड है? बहुत आसान है, मतलब एशियन पोर्ट की बात हो रही है, तुमने हिस्ट्री पढ़ रखी है, अगर तुम इसका आंसर ना कर पाए, चप्पल नीचे रखी बेटा, ठीक है। तो बैरी गादा जो है ये भरोच पोर्ट, भरोच जो है ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था हिस्ट्री में, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो इसका आंसर है वो हम पढ़ चुके हैं, जो आंसर है वो पढ़ चुके हैं। ताम्रलिप्ति पढ़ चुके हैं, वेस्ट बंगाल में के पास में है। मुजरिस टोंडी, याद आ रहा है? चेरा के पोर्ट थे ये, चेरा के, मुजरिस टोंडी, ठीक है। चेरा जो यहाँ पे था ना, चेरा यहाँ पे पांड्या, ऊपर से चोला, तो चेरा के पोर्ट थे मुजरिस एंड टोंडी। और पूहड़ किसका पोर्ट था जरा बताओ? पूहड़ किसका पोर्ट था? और चेरा की कैपिटल क्या थी और इनका सिंबल क्या था? तो चेरा की कैपिटल थी वज्जी, और इनका सिंबल क्या था? इनकी वज्जी और बो एंड एरो इनका सिंबल था। इनकी बात करें पांड्यास की, पांड्यास का सिंबल था फिश, और इनकी कैपिटल क्या थी? मदुरई, विच इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स। हम नहीं पढ़े हैं, तुम काहे नहीं पढ़े इंस्पेक्टर PK यादव हैं? क्यों नहीं पढ़े तुम? सर माई मदर सर नेम इज पवार, यू आर परमार। पवार और परमार अलग होते हैं, सेम नहीं होते ना। हाँ, बो एंड एरो। आंसर बताओ, हंसो नहीं, नहीं तो ये पुअर किसकी सिटी, किसका पोर्ट सिटी है ये? कावेरीपट्टनम, हाँ कावेरीपट्टनम तो है, पूरा कावेरीपट्टनम बोलते हैं। किसी का आंसर नहीं आया, सब गधे के गधे हो। कावेरी की डेल्टा पे किसने एम्पायर सेटअप किया था? विजयलया ने। किसके रूलर थे विजयलया? किस डायनेस्टी के फाउंडर थे ये? हैं, चोला के, ठीक है, जिसको हम पुअर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इनका वो था टाइगर था, ठीक है, लायन नहीं था, टाइगर था। परमार मीन्स, अरे भैया सरनेम है भाई परमार। परमार का मीनिंग निकाल लो तुम लोग। सरनेम है, आप लोग का भी कोई सरनेम होगा ना, तो वैसे हमारा भी है परमार। और बाकी हिस्ट्री में तो तुमने पढ़ाई था, हम लोगों ने पढ़ाई था परमार के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन डेजर्ट? कौन सा गलत है? करो जल्दी से। पांडे का फिश है, फिश नहीं बताया क्या? ये पांडे का फिश है, हाँ। अभी देवजीत बता दूंगा मैं लास्ट में ना, जो भी है वो सारे डाउट्स जो होते हैं एप्लीकेशन और कोर्स वो सब लास्ट में भी नहीं। तो मरुस्थली लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, सही है। 250 मीटर नहीं, इतनी रेनफॉल तो नहीं होती है, सैंड ड्यून्स होते हैं। जो हमारे बर्चन और सीफ थे वो सैंड ड्यून्स ही थे एक तरह के, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा यहाँ पे। रेनफॉल यहाँ पे 150 रुपया देगा, 150 मिलीमीटर की रेनफॉल करेगा, तो 150 से कम की रेनफॉल होती है। 20th रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक, ओके, फीचर्स अबाउट विच ऑफ द नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? वही सेम ही हो जाएगा, ये इतनी रेनफॉल नहीं होती है। 2500 मिलीमीटर का मतलब कितना हुआ? कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बताओ कमेंट में? तो इतना तो नहीं होती है 150 मिलीमीटर, ये तो 2500 मिलीमीटर लिखा हुआ है। द रिवर इंडस लाइज टू दी डैश ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने देखा था यहाँ पे, इंडस रिवर कुछ यहाँ पे है, तो इसके वेस्ट में लाई कर रही है। यहाँ पे डेजर्ट था, इसके वेस्ट में लाई करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जितने भी होंगे वो आपके होगा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा लोकेटेड है इन दी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन? तो आंसर थार डेजर्ट होगा, ठीक है। डेक्कन प्लेटो कोई डेजर्ट नहीं है। मशरूम रॉक्स कहाँ पे देखने को मिलेंगी? मशरूम रॉक्स कहाँ देखने को मिलेंगी? एओलियन लैंडफॉर्म यानी कि इवेंट लैंडफॉर्म डेजर्ट्स में, ऑप्शन नंबर डी विंटर ओशन, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ फॉल्स इन द डैश रीजन ऑफ इंडिया। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ पे आता है? रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ यहाँ पे आता है ना, ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न थार डेजर्ट के पास में फॉल्स इन दी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब वैसे तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपका कोस्टल प्लेन में आएगा, हम देखें तो कोस्टल प्लेन्स में आएगा ये, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी, कोस्टल प्लेन्स का ही पार्ट है ये, ना कि डेजर्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सिचुएटेड अलॉन्ग दी कोरोमंडल कोस्ट, ये आखिरी क्वेश्चन है। कोरोमंडल कोस्ट के अलाउन कौन से सिचुएटेड है? तो टूटिकॉन होगा हमारा, टूटिकॉन पोर्ट भी तो पड़ा था यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक। चलिए अब ये बाकी तो आप कर ही ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया कोस्ट लाइन कितनी 7516 किलोमीटर है। डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं किसको, कौन सा है? कोलकाता वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हल्दिया नहीं दिया ना, तो हल्दिया नहीं होगा तो फिर कोलकाता वाला होगा, ठीक है। कोलकाता इसका आंसर होगा, हल्दिया नहीं तो फिर कोलकाता होगा, डायमंड हार्बर, ओके, ठीक है। और वेस्ट कोस्ट सब आसान से हैं बेटे, इनको चलो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्टेट्स, हाँ ये बताओ कि ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो जो लोग छोड़ के चले गए क्लास उनका सॉरी लॉस हो गया, जो 200-300 लोग भाग गए, अब उनको कौन बताएगा कि उनका लॉस हो गया। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार हमने पढ़ा था, ये नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, और इसके बाद जो है ना ये बोलते हैं इसको ग्रैंड चैनल या फिर इसको 6 डिग्री चैनल भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्रैंड चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल भी बोल देते हैं। 6 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को या फिर ग्रेट निकोबार को, यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है जो इंडोनेशिया का पार्ट है, उसको इससे अलग करता है, ठीक है। ध्यान रखना ग्रैंड चैनल। पाक स्टेट हमें पता है, पाक जलडम मरुमद इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, यहाँ पे पाक स्टेट स्ट्रेट। हम लोग जब वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस एक लेक्चर करेंगे, उसमें देखेंगे नैरो वाटर बॉडी होती है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है या 2 बड़े लैंड मासेस को अलग करती है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 8 डिग्री पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। चलो, लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेट फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स बाय, तो लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान द साउथ फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स, तो कौन सा होगा? 10 डिग्री चैनल तो होगा जो अंडमान को निकोबार से या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप, तो ये आई थिंक प्रीवियस ईयर का नहीं, चलो फिर भी कर लो सर। वो एप्लीकेशन पे क्लास जाती है, ठीक है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन से देख सकते हैं, बिकॉज ये लाइव बैच की क्लास है तो इसलिए लाइव स्ट्रीम होती है, बार बार चीज़ को रिपीट मत कराया करिए, है ना। चलो तो यहाँ पे रॉस आइलैंड तो होगा नहीं, रॉस आइलैंड आपका सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। ये पीक तो होगी नहीं, आंसर होगा मिडिल अंडमान, ठीक है। मिडिल अंडमान इसमें से सबसे बड़ा होगा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये जो है ना आपका, वैसे तो सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है अगर अंडमान और निकोबार की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडमान की बात हो रही है ना, इसलिए, और रॉस सबसे छोटा है। चलो तो अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, मतलब कौन सा है, क्या बोलेंगे इसको, होमवर्क क्वेश्चन है जो करेंगे, और ये अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। और हाँ, जो लोग बैच के लोग पूछते रहते हैं तो एक क्वेरी नंबर है और परमार अकेडमी एप्लीकेशन और इस वेबसाइट